ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब हम लोग इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का एक नया चैप्टर, ठीक है, सिटीजनशिप को हम आज से स्टार्ट करेंगे। और आज हम जो है पूरी के पूरी सिटीजनशिप होता क्या है, ठीक है, सिटीजनशिप के अधिकार क्या होते हैं और एक कोई भी जो मॉडर्न स्टेट होता है या फिर जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है उसमें नागरिकों का क्या अधिकार है, ठीक है, नागरिकता मिलने पर या फिर नागरिकता मिलने का विधि क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, नागरिकता कैसे चली जाती है, मतलब किस कारण की वजह से होते हैं, मतलब नागरिकता आपकी जा भी सकती है। फिर एक रिसेंटली जो एक अमेंडमेंट आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर या फिर सिटीजनशिप को या नागरिकता चैप्टर को अच्छे से जान लेना, या फिर नागरिकता क्या है, किस प्रकार से हम सिटीजनशिप किसी भी अदर स्टेट का, अदर मतलब नेशन का हम एक्वायर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे भारत के लोग जो हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में काम करने जाते हैं, जो ब्रेन ड्रेन की थ्योरी होती है, तो वहाँ जाके वो धीरे धीरे रहने लगते हैं, तो बहुत सालों तक रहते रहते फिर वहीं बस जाते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं। तो वहाँ कि जैसे ही वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, भारत की सिटीजनशिप उनकी चली जाती है। और बहुत सारे कारण होते हैं सिटीजनशिप जाने के। और फिर बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि इंडियन के जो कह सकते हैं कि जितने भी पॉपुलेशन है वो लगभग बहुत सारे फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, वहाँ रहते भी हैं, बस भी जाते हैं बहुत लोग। तो एक प्रकार से नागरिकता क्या है, इसके क्या बेनिफिट है, इन तमाम चीज़ों को आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में पहले जान लेते हैं। देखिए, कोई भी मॉडर्न स्टेट है, मतलब कोई भी आधुनिक स्टेट है, तो उसमें जो है ना सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ब्रॉडली और कह सकते हैं डिटेल में डिस्कशन इसका होता है। बिकॉज जब आप किसी एक राष्ट्र के नागरिक बन जाते हैं तो उस राष्ट्र के तमाम अधिकार आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, तमाम बेनिफिट, तमाम सब्सिडी आप उस राष्ट्र से आप ले सकते हैं, उस देश से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस देश के नागरिक नहीं हैं तो वहाँ के अधिकार, वहाँ के राइट्स, वहाँ के कह सकते हैं कि जितने भी बेनिफिट्स हैं आप वहाँ से नहीं ले सकते हैं। तो मॉडर्न स्टेट में दो तरह के पीपल जो है लोग रहते हैं। एक तो है कि जो सिटीजन है इस देश का, मतलब सिटीजन मतलब जो इस देश के नागरिक हैं, बासिंदे हैं। दूसरा है एलियंस इन द सेंस कि जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, होते हैं जैसे जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो भारत घूमने आते हैं, या फिर कोई जो स्टूडेंट वगैरह है वो भारत पढ़ने आते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे, या फिर जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं, राजदूत वगैरह जो है हर एक देश के कह सकते हैं कि कैपिटल में आपको फॉरेनर जो है राजदूत के तौर पे जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं। भारत का भी हर देशों में है, हर कंट्री का फिर भारत में भी है। तो इस प्रकार से एक हो गए सिटीजन और एक हो गए एलियंस। एलियंस मतलब वो आकाश से गिरा हुआ एलियंस नहीं, मतलब एक प्रकार से आप विदेशी कह सकते हैं, फॉरेनर कह सकते हैं। एक जो है देश का नागरिक और एक जो देश का नागरिक ना हो, विदेशी, फॉरेनर, एलियंस, ठीक है। तो सिटीजन जो है का मतलब होता है कोई भी, देखो अब जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे ना तो उसमें एक सिटीजनशिप जो है पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने में कह सकते हैं ना कि एक स्पेसिफिक चैप्टर है। वहाँ सिटीजन जो है या फिर स्टेट जो है, तो स्टेट या सिटीजन या पीपल जो मिलकर स्टेट बनाते हैं एज अ मेंबर के तौर पे। जैसे एक सिविल सोसाइटी होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो स्टेट भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक समूह है, ठीक है, एक बड़े लेवल पे मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिटीजन मतलब है फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट मतलब इंडियन स्टेट का वह पूर्ण मेंबर है, सदस्य है। तो कोई भी स्टेट हो, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सिटीजन उस राष्ट्र के सदस्य हैं। तो ठीक है, यहाँ बात भारत की हो रही है क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। तो अगर वी आर द सिटीजन ऑफ दिस नेशन देन वी आर द मेंबर ऑफ दिस कंट्री और दिस इंडियन स्टेट, ठीक है। फुल मेंबर्स मतलब पूर्ण तरीके से हम इस देश के, इस राष्ट्र के सदस्य हैं, ठीक है। आओ एलिजेंस टू इट, एक प्रकार से एलिजेंस मतलब होता है कि निष्ठा। आप जिस देश के नागरिक होते हैं, जिस देश के सिटीजन होते हैं, उस देश के प्रति आपकी लॉयलिटी होती है, आप उस देश के प्रति निष्ठावान होते हैं, आपके अंदर समर्पण का भाव होता है। इसलिए देखते हो जो भी सैनिक वगैरह होते हैं, सेना के जवान वगैरह होते हैं, या फिर जो भी लोग होते हैं, वो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, ठीक है। हंसते हंसते लोग, मतलब जैसे भगत सिंह वगैरह फांसी पर चढ़ गए हैं, किस लिए? इस राष्ट्र के लिए। भले इस देश को उस वक्त कह सकते हैं कि इंडिया जब कह सकते हैं मॉडर्न नेशन नहीं था, फिर भी उन्हें लगता था कि यह मातृभूमि हमारी है, हम इस देश के नागरिक हैं।
तो ठीक उसी प्रकार जो फुल मेंबर्स होते हैं ना, वही सिटीजन होते हैं, और जो नागरिक होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, वही फुल मेंबर्स होते हैं, और दे आउ एलिजेंस टू इट, और वह इस राष्ट्र के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति और इस भूमि के प्रति वो जो है निष्ठावान होते हैं। इंजॉय सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इसके साथ साथ जो है वह कुछ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स भी इंजॉय करते हैं। इंजॉय करने के इतना उत्सव मनाना नहीं, मतलब जो आपको सरकारें अधिकार देती है उस अधिकार का आप यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सिटीजन होते हैं वो कुछ सिविल और कुछ राजनीतिक अधिकारों का जो है बेनिफिट का लाभ लेते हैं, और जो एलियंस होते हैं, जो फॉरेनर होते हैं, उन्हें सिविल और पॉलिटिकल राइट कह सकते हैं उन्हें नहीं दिया जाता है एज कंपेयर टू जो है इस देश के नागरिक या इस देश के सिटीजन या किसी भी देश के नागरिक हो। जो जिस देश के नागरिक होंगे उस देश की वहाँ के संविधान के अनुसार, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो भी अधिकार उसे मिले होंगे वो उसका फुली एंजॉय करेगा, उसे यूज करेगा। तो ये सिटीजनशिप है, ये भारत की बात हो रही है, तो भारत के बारे में हम लोग यहाँ कुछ राइट्स जो है उसके बारे में, कुछ अधिकार जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और एलियंस भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब विदेशी भी, फॉरेनर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया कि एनिमी एलियंस, दूसरा है फ्रेंडली एलियंस। एनिमी एलियंस मतलब जो राष्ट्र हमारा दुश्मन है, उस देश का अगर नागरिक है तो उसे हम एनिमी एलियंस कहते हैं। मतलब उस देश का नागरिक पर कड़ी नज़र रखती है भारत सरकार, ताकि वह कहीं भारत की एकता, अखंडता या लॉ एंड ऑर्डर में कुछ जो है उपद्रव न मचा दे, या फिर उसमें कुछ भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास ना करे। तो एक प्रकार से एनिमी एलियंस जो होते हैं, और फ्रेंडली एलियंस, एक फ्रेंडली एलियंस मतलब फॉर एग्जांपल जो मित्र राष्ट्र होते हैं, मित्र राष्ट्र इन द सेंस जैसे नेपाल हो गया, नेपाल के सिटीजन है, भूटान के सिटीजन है, भारत का नागरिक भी नेपाल जा सकता है और नेपाल के नागरिक भी भारत आ सकते हैं बिना कोई वीज़ा का। मित्र राष्ट्र है, वहाँ भारत के कह सकते हैं कि और नेपाल के लोग जो हैं भारत में आके काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल के लोग भारत की सेना में भी आते हैं, जितने भी सरकारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसमें भी अप्लाई करते हैं, तो वो मित्र राष्ट्र है, वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम कह दिया जाए कि चाइना का नागरिक नहीं कर सकता, पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, पाकिस्तान का आदमी या पाकिस्तान का सिटीजन देखते हो कभी कोई भी इंडियन आर्मी में, उसको इंडियन आर्मी रखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमारा दुश्मन राष्ट्र है। सारा का सारा कह सकते हैं कि वो हमारा जो भी है साजो सामान, युद्ध का साजो सामान हो या सीक्रेट्स वगैरह वो सब लीक कर देगा। वो खुद कोई भी व्यक्ति, कोई भी अन्य देश का नागरिक जिससे हमारी दुश्मनी है उसे हम अपनी फौज में नहीं रख सकते। तो वो यही है एनिमी एलियंस, वैसे राष्ट्र, वैसे फॉरेनर जो हमारा दुश्मन है, उसके सिटीजन जो अभी भारत में रह रहे हैं। अब जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का भी एम्बेसडर वगैरह भारत में है, तो वो एनिमी एलियंस के तौर पे जाए। पाकिस्तान का कोई टूरिस्ट भी भारत आता है, चाहे मेडिकल वीज़ा पे आओ या कुछ भी पढ़ने के लिए आए, वहाँ के बच्चे भी आते हैं, तो एक प्रकार से कह सकते हैं वो एनिमी एलियंस हुआ। फ्रेंडली एलियंस मतलब हमने नेपाल का जिक्र किया, भूटान का जिक्र किया। तो जो एनिमी एलियंस रहते हैं उसको तो खैर कोई अधिकार मिलता ही नहीं, उसे कभी कभी डिटेन भी कर लिया जाता है कि भाई तू खुफिया विभाग से तो लिंक तेरा नहीं है। जैसे पाकिस्तान का कोई नागरिक मिले तो पकड़ो, इसको पकड़ो, मतलब ये क्या कर रहा है, इसका वीज़ा चेक करो, सही तरीके से आया है या फिर कहीं जम्मू कश्मीर से इन्फिल्ट्रेट करके कहीं बम फोड़ने तो नहीं आया है। तो ये जो है वही नेपाल का नागरिक कोई मिले तो कोई बात नहीं, चलो ये तो अपने आदमी है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं जैसे नेपाल के, भूटान के नागरिक हैं, इन्हें जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22 के तहत इन्हें जो है कोई भी डिटेन करने का जो अधिकार है भारत की पुलिस को या फोर्स को, अरेस्ट एंड डिटेंशन गिरफ्तार करने का जो अधिकार है, उस समय उन्हें कह सकते हैं एक प्रकार से प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रोवाइड किया जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। और वही अगर कोई एनिमी एलियंस पकड़ा जाता है तो उसको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा इस संविधान से। तो सिटीजनशिप, ठीक है, फुल मेंबर्स और एनिमी एलियंस और फ्रेंडली एलियंस के बेनिफिट, मतलब एनिमी एलियंस को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, फ्रेंडली एलियंस को बेनिफिट मिल सकता है, वो सरकार अगर चाहे तो। अब आ जाते हैं कि फॉलोइंग राइट्स टू सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
अब संविधान के द्वारा कुछ अधिकार जो कि देश के नागरिकों को दिया गया है, मतलब अगर आप इस देश के सिटीजन हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो आपको कुछ संविधान के द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं, कुछ राइट्स दिए गए हैं। आप उसे फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं, चाहे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हों या फिर जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स हो या जो भी कुछ इस देश के लिए जो भी सिटीजन के वेलफेयर स्कीम्स हों, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो आप उसे जो है एंजॉय कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं और उसके बेनिफिट को ले सकते हैं। तो कुछ अधिकार का एक प्रकार से हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे जो है हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। पहले राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, किसी भी बेसिस पे, ठीक है, आइदर द नेम, रीजन, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर, किसी भी आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश से हो या गुजरात से हो, चाहे आप केरल से हो, कन्याकुमारी से हो या फिर कश्मीर से हो, किसी भी आधार पे आपके खिलाफ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अधिकार देता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15 के तहत आपको यह संविधान जो है एक प्रकार से कह सकते हैं फंडामेंटल राइट है हमारा, यह मौलिक अधिकार, इसमें हमें अधिकार मिलता है इस संविधान के द्वारा कि आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी क्लास, किसी भी सेक्स, किसी भी जेंडर, किसी भी रीजन, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो। ये पहला चीज हो गया। दूसरा है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 के तहत हमें समानता का अधिकार मिलता है कि वी ऑल आर इक्वल। ठीक है, हम किसी भी धर्म, किसी भी कह सकते हैं कि जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी कह सकते हैं ना कि क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, अगर हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के सिटीजन हैं, तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अवसर, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसमें कि कह सकते हैं कि कोई भी कहीं सरकारी जॉब लग रहा हो, कहीं कोई वैकेंसी निकला हो, कहीं कोई प्रतियोगिताएं हो रही हो, कहीं भी, जैसे कोई आर्मी की वैकेंसी निकली है, कोई नेवी की वैकेंसी निकली है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो कोई भी कहीं भी अगर कोई अवसर मिलता है, ठीक है, तो उस अवसर का हम समान लाभ उठा सकते हैं। कोई भी इस देश का नागरिक जो है उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर का समान। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 के तहत हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके साथ साथ कई एक स्वतंत्रता है। हम जैसे अपने धर्म को हम अपने अनुसार जो है उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, आस्था रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर हमारी स्वतंत्रता है। तो वही है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, कहीं भी भारत में रहने और बसने की आज़ादी। हम इस देश के नागरिक हैं, पूरा का पूरा भारतवर्ष हमारा है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 19 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और कह सकते हैं कि एजुकेशनल इन द सेंस कि शैक्षणिक अधिकार, जैसे राइट टू एजुकेशन जो है ना एक फंडामेंटल राइट है कि 14 साल तक बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन दिया जाएगा सर्व शिक्षा अभियान के तहत। अब वो समग्र शिक्षा अभियान हो गया है। तो कल्चरल, सांस्कृतिक, हम अपनी हमारी जो कल्चर है, जैसे ट्राइबल की एक कल्चर है, तो अपने कल्चर को स्वतंत्र रूप से विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेयर वो मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक, पहाड़ी एरिया वाले लोग हैं तो उनके कुछ कल्चर डिफरेंट होंगे, प्लेन एरिया वाले हैं तो उनके कुछ कल्चर डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट लोग, डिफरेंट तरह का, मतलब भारत में इतनी विविधताएं हैं कि आप समझ नहीं पाओगे। मणिपुर का कल्चर कुछ अलग है, गुजरात का कल्चर, गुजरात में डांडिया होता है। तो इस प्रकार के डिफरेंट कल्चर्स हैं, वो अपनी कल्चर्स और अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसे सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए वह स्वतंत्र है और मनाते भी हैं। तो ये हमें अधिकार मिलता है अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अंडर आर्टिकल 29 और 30। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये सब एक एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब उदाहरण के तौर पे, इससे भी और अधिक अधिकार हमें दिए गए हैं संविधान में। एक प्रकार से कह सकता हूँ कि संविधान के जितने भी अधिकार हैं, जितने भी बेनिफिट हैं, जितने भी सब्सिडी हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, अगर हम इस देश के नागरिक हैं, इफ वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, देन we can equally enjoy all of the rights which is provided or given by the constitution of this
नेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नाउ राइट टू वोट, हमें वोट डालने का अधिकार है। पुरुष हो, स्त्री हो, गरीब हो या दिव्यांगजन हो, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि कोई भी हिंदू हो या फिर सिख हो, जैन हो, पारसी हो, इस देश का नागरिक है, आप वोट डाल सकते हैं। मतलब जो 18 साल से एबव है, 18 साल से कम वाले अभी मत सोचना। ठीक है। जो भी एबव 18 है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है और सबके वोटों का इक्वल वैल्यू है। 1 वोट 1 वैल्यू। इज दैट क्लियर? नाउ राइट टू कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मतलब इलेक्शन। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं। चुनाव में खड़े इन द सेंस हो सकते हैं कि हम किसी भी जो है राजनीतिक पद के लिए हम बराबर हैं। अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो चाहे एमएलए का इलेक्शन हो या सीधे पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, हम किसी भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं और उसमें हम जीत सकते हैं, उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। चाहे पंच का एक सिंपल सा वार्ड मेंबर हो, उससे आगे बढ़ते हैं मुखिया हो गया, मतलब ग्रामीण पंचायत में, शहरी लेवल पे म्यूनिसिपालिटीज़ बड़ी होती है, उसमें चेयरमैन वगैरह होते हैं, मेयर वगैरह होते हैं। उससे ऊपर उठेंगे तो एमएलए वगैरह होता है, मुख्यमंत्री वगैरह। उससे ऊपर उठेंगे तो गवर्नर और फिर सांसद वगैरह और फिर मुख्यमंत्री वगैरह, मंत्री या फिर ऊपर से प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति। और जितने भी अटॉर्नी जनरल हो गया, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, सॉलिसिटर जनरल हो गया, चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको जो है सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं, अगर आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश के सिटीजन हैं, तो आपको किसी भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का अधिकार है और आप उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। और यह हमें नागरिकता मिलने के साथ ही हमें यह अधिकार मिल जाता है। नाउ एलिजिबिलिटी टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। और जितने भी पब्लिक ऑफिसेस हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गया, एक प्रकार से कह सकते हैं, अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, आर्मी में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, पुलिस फोर्स हो गया, या फिर किसी भी, मतलब किसी भी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, किसी भी लोगों को जो इस देश का सिटीजन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्स एंड जेंडर, दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट एंड दे कैन होल्ड द ऑफिस। ठीक है। तो एक प्रकार से होल्ड पब्लिक ऑफिस, जो भी सरकारी सेवा वगैरह का ऑफिस है, उसे वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न पता है क्या उठता है? हम तो अधिकारों की हमेशा बात करते हैं, हमेशा जो भी देखो बड़े बड़े एजिटेशंस होते हैं, मतलब आंदोलन वगैरह होता है, तो उसमें बस यही कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि भाई हमें तो बोलने की आज़ादी है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी कोई नहीं ले सकता, हमें प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, मतलब आंदोलन करने की आज़ादी। मतलब एक प्रकार से ये हमेशा मतलब आंदोलन होता है तो लोग देखते हो, अभी किसान आंदोलन में लोग सड़कें जाम कर दिए। खैर अब तो किसान आंदोलन ख़त्म हो चुका है आज। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट करने का आज़ादी है। हमें जो अधिकार मिला है संविधान के द्वारा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो सिर्फ अधिकारों की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस देश के और इस स्टेट के, इंडियन स्टेट के हम फुल मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स होने के लिए और इस देश के सिटीजन होने के कारण हमें इस राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होना है। और निष्ठावान होने के साथ साथ हम में जो है इस देश के अधिकारों के साथ साथ हमें दायित्वों पर भी जो है ध्यान देना होगा कि इस राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व क्या बनता है। ठीक है। तो वही है आउ सर्टेन ड्यूटीज एज वेल। तो आपको राइट्स तो मिलते हैं, लेकिन कुछ ड्यूटीज भी मिलते हैं, कुछ कर्तव्य भी मिलते हैं जो आपको इस देश के प्रति करना होता है। जैसे आपका राष्ट्रीय फ्लैग हो गया, राष्ट्रीय फ्लैग का सम्मान होना। जैसे देखते हो कहीं भी या फिर राष्ट्रगान वगैरह गाया जाता है, उसका सम्मान होना। कहीं भी राष्ट्रगान वगैरह होता है तो सब लोग सावधान मुद्रा में 52 सेकंड के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ? एक निष्ठा जाहिर करना अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति। कहीं भी नेशनल फ्लैग होता है तो उसका एक रिस्पेक्ट होता है। इसी प्रकार से जो भी चाहे इस देश की बाउंड्री हो, सीमाएं हो, इस देश की सिक्योरिटी हो, जितने भी इस देश के सेना होते हैं, जवान होते हैं, अपने कह सकते हैं अपना सर्वस्व, मतलब अपना प्राण निछावर कर देते हैं इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। तो एक प्रकार से उनका दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य होता है कि इस राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता अक्षुण्ण रह सके और बरकरार रख सके। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये हमारे दायित्व है कि हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा करें, इसके जो वातावरण है इसकी सुरक्षा करें, और कह सकते हैं कि सरकारी संपत्ति हो या जो राष्ट्र की संपदा हो उसकी सुरक्षा करें, उसको नुकसान ना पहुंचे। तो एक प्रकार से हमें अधिकार के साथ साथ दायित्व भी मिलता है और यह एक सिटीजनशिप
का एक मतलब ही है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ हम अपने अधिकारों को मांगने से पहले हम अपने दायित्वों के बारे में भी सोचें। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर कह सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ कवर अप कर लिया। अब इसके बाद जो है किस प्रकार से सिटीजनशिप लेते हैं, सिटीजनशिप किन किन आर्टिकल्स में मतलब अनुच्छेद में बताया गया है, किस प्रकार से हम सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं, सिटीजनशिप हमारी कब जो है कह सकते हैं कि डिक्लाइन की जा सकती है, मतलब हटाया जा सकता है एक प्रकार से, मतलब रद्द किया जा सकता है। इन तमाम जितने भी है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे एक एक अगले वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। For any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.